MTP2 जून 23 CA फाउंडेशन का सॉल्यूशन देखते हैं, इकोनॉमिक्स एंड BC के। ठीक है, तो देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन वाज द वेल्थ ऑफ नेशन कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसने कहा लिखा है? तो ये लिखा है एडम स्मिथ। याद रखने के लिए सिंपल सा जो है वो ट्रिक ये है कि TH जो है वेल्थ में आ रहा है लास्ट में TH, और यहाँ पे एडम स्मिथ में भी TH। ठीक है, आगे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्या है? नॉर्मेटिव है, बिल्कुल। इंटरडिसिप्लिनरी भी है, प्रेगमेटिक भी है और नॉर्मेटिव भी है, तो डी ऑल ऑफ द एबव। 3 का देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तीनों है, तो 3 का भी डी। 4 में आइए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आया था? 4 का ए हो जाएगा 1848। 5 के देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट विद इन द स्कूप ऑफ बिजनेस इकोनॉमीज। बिजनेस इकोनॉमीज के स्कूप के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं है? इकोनॉमीज मतलब डेवलपमेंट, तो रिस्क एनालिसिस क्या ये है? ये तो है ही, तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी बिजनेस ग्रोथ के स्कूप में? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का बी, क्योंकि एक तो स्टैंडर्ड है, ये कोई बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़े आता है। इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस ग्रोथ, तो बिजनेस ग्रोथ में कौन नहीं आता? तो रिस्क एनालिसिस जो है वो विपरीत होता है, कैपिटल बजटिंग भी अलग है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का भी। 6 का देखते हैं, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय। फ्री मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स किस चीज से डिटरमाइन होती है? तो 6 का जो होगा वो बी होगा, कंज्यूमर प्रीफरेंस से। फ्री मार्केट है तो फ्री मार्केट में कंज्यूमर को ही प्रीफर करते हैं कि हाँ कंज्यूमर कैसा है। 7 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, इस चीज को कौन सी जो इन तीनों में से है जो एग्जिबिट करती है, यानी कि वो रिवर्स करती है, यानी कि प्राइस डिमांड के डायरेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो एग्जिबिट करती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, तो कौन रिवर्स करता है? तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी, गिवन गुड्स, क्योंकि सब्सटीट्यूट मतलब एक का बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ जाएगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, तो कौन एग्जिबिट करता है, यानी कौन डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनाता। कॉम्प्लीमेंट्री में भी वही है कि मान लीजिए कि एक गुड्स का ज्यादा डिमांड है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको भी ज्यादा, लेकिन गिवन गुड्स में जो है वो रिवर्स चलता है, इसलिए गिवन गुड्स में वो जो है प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, प्राइस और गुड्स का। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल, इज अ वेरिएबल केस फॉर ए फर्म। वेरिएबल क्या है? आपको क्या लगता है चारों में से वेरिएबल क्या है? 8 का, तो 8 का आपका हो जाएगा डी, वेजेस टू एम्प्लॉय, ये वेरिएबल है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन ये वेरिएबल नहीं है, मंथली रेंट ये सारे जो है वो फिक्स है, लेकिन वेजेस टू एम्प्लॉय जो है फिक्स नहीं होता, वेरिएबल है फर्म के केस में। ठीक है, तो 6 का सॉरी 8 का डी। 9 में ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20 है, और कितने यूनिट पे? 6 यूनिट पे। व्हाट विल द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स पे क्या होगा? तो चेंजेस कर करके निकालेंगे जब आप, तो उससे कितना आएगा आप देखेंगे कि उससे आ रहा है आपका 30। 9 का बी, क्योंकि आप ऐसे ही देखिए ना कि अगर 20 है 6 पे, ठीक है, तो 4 पे पूछ रहा है तो इसके हाफ प्लस कर दीजिए, 4 पे पूछ रहा है ना 4, तो जब 6 पे 20 है, ठीक है, 6 पे 20, तो 2 अगर इसका माइनस करेंगे 6 में से तो बचेगा 4, तो इसका हाफ अगर माइनस करते हैं तो बचेगा 10, तो 10 और 20 30। ठीक है, 9 का बी। चेंजेस ये सब करके बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 4 यूनिट पे क्या होगा। चेंजेस की बात कर रहा है यूनिट्स में। आगे आइए, एक्स वाई जेड्स आर कंफ्यूज्ड विद द फॉर्मूला फॉर डिफाइनिंग टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट होता क्या है? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल है। तो 10 का क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा, नीचे बोला है कि कौन सही है। एक्स कहता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वाई कहता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। जेड कहता है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू जेडएमसी प्लस टीएफसी। तो इनमें से कौन है जो सही है ये बताइए। तीनों में से तीन तीन ऑप्शन है, तो तीनों में से सही कौन है? तो 10 का अगर आप देखें तो सारे सही हैं। कैसे? देखिए, टोटल कॉस्ट आउटपुट कितना हुआ और आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा था, जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। वैसे ही जेड भी यही कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक, तो तीनों सही है, एक्स वाई जेड तीनों सही है, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका, 10 का डी।
आगे आइए 11th क्या बोला कि which two curves are intersected by marginal cost curve at their minimum point। कौन सा दो कर्व, कौन से दो कोस्ट कर्व हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं मार्जिनल कोस्ट में एट दियर मिनिमम पॉइंट पे। तो उसका आंसर होगा एवरेज कोस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कोस्ट, 11 का ए। आइए 12th में देयर विल बी कैसा शिफ्ट होगा लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड इन द डिमांड कर्व ऑफ कार्स विद एन इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस। अब देखिए पेट्रोल और कार ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो क्या होगा डिमांड जब, व्हाट इज द डिमांड कर्व ऑफ कार, कार का डिमांड कर्व कैसा होगा अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाएगा तो डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, प्राइस इसके कारण, ये देखिए प्राइस के कारण, अदर फैक्टर के कारण नहीं, इनके इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो 12th का क्या होना चाहिए, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर से इधर भाग जाएगा ऐसे डिमांड कर्व। चलिए 12th के बाद 13 देखते हैं, कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम 13 का ए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 14 इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स विल बी, इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा अगर गुड्स जो है वो आपका इंफीरियर है, निगेटिव हो जाएगा, 14 का सी। 15 व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या है डिटर्मिनेंट्स जो प्राइस को डिटरमाइन करती है, किस चीज का, मतलब डिमांड के इलास्टिसिटी में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी के कितने फैक्टर्स होंगे, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, सारे हैं, सब्सटीट्यूट भी है, टाइट डिमांड है, टाइम पीरियड, ये सारे जो है इफेक्ट जो है वो करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। 16 का देखिए इवन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी, उन दोनों के बीच में क्या होगा अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों के बीच में निगेटिव हो जाएगा। 16 का है। 17 अकॉर्डिंग टू हिग्स एंड अलेन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू, किस कारण से नीचे जाता है, हिग्स एंड अलेन के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, क्यों। तो 17 का आपका हो जाएगा ए, इनकम सब एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। द हैवी एडवांस ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ, एडवांस ऑर्डर फॉर कैपिटल गुड्स ये किस चीज का जो है वो एग्जांपल है, क्या लीगिंग है, ले देखिए पहले एडवांस में हमें ऑर्डर मिल गया, ठीक है, एडवांस में मिल गया है, तो आप खुद सोचिए वो पहले होगा या बाद में, हमें तो पहले ही मिल गया ना, काम तो बाद में होगा, तो ये क्या हो गया लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये बिफोर है, ठीक है, तो लीडिंग इंडिकेटर, आफ्टर के लिए लैगिंग इंडिकेटर। 18 का बी। 19 द कॉमनली अवेलेबल टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्या होता है, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन, लीस्ट स्क्वायर मेथड, सब कुछ यूज कर सकते हैं, तो 19 का डी। 20 इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल, दोनों गुड्स फॉल, हाउ वुड दैट बजट लाइन बी अफेक्ट, बजट लाइन कैसे इफेक्ट होगा अगर दो गुड्स हैं और दोनों का जो है प्राइस फॉल कर रहा है, तो बजट लाइन कैसा होगा, तो बजट लाइन जो है ना वो कैसा होगा, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन द न्यू बजट लाइन विल बी सेम स्लोप, बिल्कुल दोनों का स्लेब भी सेम ही होगा, जैसे दो गुड्स है दोनों का प्राइस फॉल हो रहा है तो दोनों का बजट लाइन भी वैसे ही जैसे शिफ्ट होगा वो वैसे बजट लाइन भी शिफ्ट होगा, तो 20 का सी। 21 टू सप्लायर्स एंड मेनी बायर्स किस में होते हैं, ड्यूपोली में, 21 का ए। 22 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैसा कॉस्ट है, ये है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्यों, क्योंकि आपका खुद का है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू आउटपुट, उसे क्या कहते हैं, इनपुट से हम आउटपुट बना दे रहे हैं जिसको आप क्या कहेंगे, तो 23 का जो है वो ड्यू से कहेंगे हम प्रोडक्शन, प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं। व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होगा, 24 का सी, परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड चेंज ही नहीं होगा। विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सा ऐसा कर्व है जिसको फिक्स्ड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट, इसको थोड़े लेना देना। 26 विच टू कर्व्स आर इंटरसेक्टेड बाय मार्जिनल कॉस्ट एट देयर मिनिमम पॉइंट, ओहो फिर से वही आ गया क्या, 26 का भी है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 27 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब खुद का कॉस्ट जो होता है, तो कौन सा है इनमें से, तो 27 का आप ए देखेंगे कि इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग, अगर रिटेन्ड अर्निंग होता तो जो आप अर्न कर सकते थे यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंशियल एक्सपेंशन, अर्न कर सकते थे और फाइनेंशियल एक्सपेंशन के लिए यूज हो गया, तो उसे क्या कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, चला गया और दिखाई नहीं दिया। आगे आइए डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म
इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स लाइन, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज, क्यों होता है ऐसा कि डिमांड कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारा मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता है, प्राइस नहीं डिसाइड करता, इसे लेने से मतलब रहता है। वो सब कौन हो गए? वो लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सब होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सब नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक में होता है। 29 का देखिए, 28 का सी 29, अंडर विच मार्केट फॉर्म द डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थोड़ा सा जो है स्टीपर होता है किसके मुकाबले? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मुकाबले। तो ये कौन सा मार्केट है? तो आपका हो जाएगा 29 का ए, मोनोपोली मार्केट। 30 फर्म्स कॉर्पोरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग प्राइस और आउटपुट और बोथ। इट इज ए फीचर ऑफ, किसका फीचर है कि जो फर्म्स हैं जितने सारे वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कौन सा फर्म का जो है वो एग्जांपल है? कोलिजिव का है, कोलिजिव ओलिगोपोली, कोलाइज कर रहे हैं। कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर, कौन से मार्केट है जिसमें वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, बताइए। तो वो हो जाएगा आपका 31 का बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आज आप देखते हैं। 32 अ बिग सेलर्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, या नन ऑफ द अबव। तो 32 का जो होगा वो होगा सी, अ फ्यू बिग सेलर्स, कम होते हैं लेकिन बड़े सेलर्स होते हैं, फ्यू, ओलिगोपोली में। 32 33 देखते हैं, सेटरिस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है? अदर्स थिंग बीइंग्स कांस्टेंट, 33 का डी। चलिए 34, हु डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस पॉलिसीज के केस में किसने बिजनेस इकोनॉमी को डिफाइन किया है? तो 34 का हो जाएगा सी, जोएल डीन ने डिटरमाइन किया था। चलिए 35, रेशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, कब तक काम नहीं कर सकता एक रेशनल पर्सन? तब तक वो जो है काम नहीं करेगा जब तक एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल बेनिफिट उसको नहीं मिल जाता। अगर मार्जिनल कॉस्ट वो कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा अगर वो खर्चा कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट भी चाहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी चाहेगा वो। तो यही होता है एक रेशनल पर्सन का, वो तब तक काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट उसका खर्चा बढ़ते जा रहा है और प्रोडक्शन जब रुका हुआ है, तो ऐसे केस में थोड़े वो खर्चा करेगा, वो खर्चा तभी करेगा जब थोड़ा सा बेनिफिट भी उसको मिलेगा, ठीक है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो नहीं करती है? तो 36 का आपका हो जाएगा आंसर डी, इंडिया, कैपिटलिस्ट नहीं। द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू द फैक्ट दैट द others आर also कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। बताइए, दूसरे को देख रहे हैं कि वो जो है वो यही चीज यूज कर रहा है, मैं भी वही चीज यूज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने डिमांड अपना शिफ्ट कर दी कि नहीं, मैं किसी चीज का डिमांड बढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो यही यूज कर रहे हैं, तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। वो हो गया रिवर्स। इस केस में क्या है कि सामने वाले को देखकर मेरी भी इच्छा उठ रही है कि सामने वाला कंज्यूम कर रहा था, क्यों ना मैं भी कंज्यूम करूं। तो इसे कौन सा इफेक्ट कहते हैं? पहला वेवलेंथ, दूसरा ब्रांड वैगन, स्नो डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब सामने वाला जो है यूज कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों नहीं यूज करूं। तो इस कारण से जब भी एक डिमांड बढ़ता है तो उससे कहते हैं ब्रांड वैगन। क्यों? सामने वाला भी यूज कर रहा है, यानी कि वो अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर मैं भी यूज करने की सोच रहा हूँ। आगे आइए, इन द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू, ये जो है ए लेबर K1 माइनस ए, द शेयर ऑफ लेबर इन द टोटल प्रोडक्शन इज। अब लेबर का टोटल प्रोडक्शन में शेयर क्या है? तो 38 का ए हो जाएगा, ए के बराबर है लेबर ए। आगे आइए, 38 का हो गया, 38 का ए। 39 का assertion इन्वेस्टमेंट हैज also सप्लाई इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट से कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ये दोनों चीज लिखे, तो कौन सी इसमें जो है सही है? क्या ये सही है, क्या बी, क्या ये सही है, या आर सही है, या आर सही है, या ये गलत है? ये चीजें जो है वो ऑप्शन में। तो देखिए 39 का होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए जो है, आर जो है दूसरा कि बिकॉज इट रेजेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, ये हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट में। ऐसा होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सप्लाई इफेक्ट तो होता ही होता है, ठीक है, साथ ही साथ कैपेसिटी टू प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास फंड्स होगा। तो ए और
आर, दोनों सही बात तो है, और आर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, तो वही है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। आगे आइए 40। 40 में जो है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, तो गलत है फर्म्स आर प्राइस टेकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये मेकर्स होते हैं, प्राइस टेकर्स नहीं। प्राइस टेकर कौन होता है, ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो फर्म्स आर प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट, ये तो सही है ना। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये तो सही है। विद द फॉलोइंग इज किंग डिमांड कर्म इज ओलिगोपोली में होता है, इवन मोनोपोलिस्टिक फर्म इनकर लॉसेस, बिल्कुल। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स इन ऑपरेटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट क्या, it is always beneficial for a firm in a perfect competition market to discriminate prices। ये क्या है, 40 का डी। 40 का डी, ओके। आ गया ये 41। इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, सारे पे टाइम, ज्योग्राफी, वॉल्यूम तीनों पे बनते हैं भाई, डी 41 का डी। 42 पीक इज द स्टेज ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद में पीक होता है, ठीक है, लेटर। 42 का ए। 43 कोइंसिडेंट इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंकरेंट इंडिकेटर्स, यही कहा जाता है ना। 43 का ए। 44 डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डिराइव्ड डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री है तो डिराइव्ड है। डिराइव्ड डिमांड क्या कहता है कि एक के कारण उससे निकल गया दूसरा भी डिमांड आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो वही होता है, एक गुड्स होता है उससे रिलेटेड दूसरा गुड्स है जो छोटा है, तो वही डिराइव्ड डिमांड। 44 का ए। अब आइए 45 में, बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आइसो यूटिलिटी कर्व, क्या कहा जाता है उसको, तो बजट लाइन को कहा जाता है कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डील्ड इन, रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं तो कौन से जो है सेक्टर में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक में, माइक्रो में आएगा, पब्लिक फाइनेंस किस चीज में आएगा, तो 46 का बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक्सटर्नल है लेकिन छोटे लेवल पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। द प्रोडक्ट अंडर प्योर मोनोपोली, कैसा होता है मोनोपोली के अंदर, 47 का आपका होगा ए, होमोजीनियस होता है, टोटली होमोजीनियस मोनोपोली, एक ही प्रकार का। 48 डिमांड इलास्टिसिटी इज इलास्टिक, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो डिमांड है हमारा वो इलास्टिक होता है, क्यों, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट हैज अल्टरनेटिव यूज, इट हैज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्या हो सकता है इसका रीजन, तो 48 का होगा बी, बहुत सारे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इसलिए ये इलास्टिक होता है, जितने सारे यूजेज होते हैं उतना वो इलास्टिक होता है, ये फीचर पढ़े थे तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे यूजेज, इसलिए इट हैज अल्टरनेटिव यूजेज, 48 का बी। 49 फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू काइंड्स आर ड्यू टू, काइंड्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस किस वजह से होती है, तो 49 का हो गया आपका सी, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। 50 इन बिजनेस साइकिल पिक्स एंड ट्रोस आर कलेक्टिवली नोन एज, क्या कहा जाता है, पिक पे भी है और ट्रो पे ही है, तो इन दोनों पॉइंट को कलेक्टिवली एक साथ कहा जाता है आपका टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बिजनेस यहाँ से टर्न होता है। प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन बाय स्विजीज मॉडल रिलेटेड टू कौन से मार्केट्स, ओलिगोपोली से रिलेटेड है, 41 का बी। चलिए 42 41 का 51 का बी। 52 सेकुलर पीरियड इज आल्सो नोन एज, सेकुलर पीरियड ये किसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मशीन चेंज कर सकते हैं, बहुत टाइम होता है हमारे पास। अब देखिए 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कार्टेल, कार्टेल के बारे में करेक्ट है, देयर आर फ्यू फर्म्स all which are similar in size, most cartels have only a subset of producers, D all of these, तो 53 का जो है वो हो जाएगा D all of these। आगे which of the following is not a determinant of firm's cost function, cost function का determinant नहीं है, कौन सा, टैक्स, द प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट, नन ऑफ दिस, तो 54 का जो होगा वो जाएगा सी, प्राइस से थोड़े लेना देना, टैक्स जो इंपैक्ट करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन इंपैक्ट, लेकिन प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, तो 54 का सी। चलिए 55 में देखते हैं, कंफर्ट लाइज बिटवीन, अब कंफर्ट जो है वो किन दो चीजों के बीच में लाई करता है, तो 55 को जगह सी, नेसेसरी है और लग्जरियस भी, इन दोनों के बीच में जो होता है वो कंफर्ट मिलता है हमें। इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन इज मिनिमल अंडर, किस केस में जो है इनइक्वालिटी कम होता है, एक्सप्लॉइटेशन कम होता है, कैपिटल में या सोशल में,
या मिक्स्ड इकोनॉमी में, कौन सी इकोनॉमी में? तो 56 का जो है वो हो जाएगा सी, सोशलिज्म में। क्यों? क्योंकि सरकार होती है वहां पे, तो इनइक्वालिटी ये सब नहीं होता। वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, अगर वो पैरेलल है सप्लाई कर्व, ठीक है, वाई एक्सिस पे पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारा जो इलास्टिसिटी होगा वो कैसा होगा? तो 57 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जीरो है, कुछ चेंजेस ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट। आगे आइए 58 है ना, हाँ। When the output of firm increases in the short run, its average fixed cost पे क्या इम्पैक्ट होता है? अगर हमारा जो है वो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है शॉर्ट रन में, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? वैल्यू कम ही हो जाएगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, शॉर्ट रन है और हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होने लगता है। 58 का जो है वो हो जाएगा ए। 59 price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand is different। क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज, डिफरेंट सब मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो कैसा होगा? जब हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो सामने वाला जो इलास्टिसिटी है वो कैसा होनी चाहिए? तो 59 का क्या होना चाहिए? 59 का होना चाहिए डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अगर जिस सब मार्केट में हम अपना सामान भेजेंगे, अगर वहां पे अगर सेम ही प्राइस होगा तो हमारा खर्चा भी बढ़ सकता है, तो उससे हम प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर लेंगे। रिमेन कांस्टेंट। 60 व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 मार्जिनल रेवेन्यू इज, इलास्टिसिटी ज्यादा है एक से, ठीक है, यानी कि इलास्टिक है, तो कोई चीज इलास्टिक होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होता है? तो 60 का जो होता है वो होता है डी, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। चलिए अब बीसीके के पोर्शन में पहुंचते हैं। 61 फाइंड आउट द इनकरेक्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय रेशनैलिटी, क्या ये इनकरेक्ट है? ये तो करेक्ट है, रेशनैलिटी के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, बिल्कुल। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्राइवन इमोशन से चलता है, बिल्कुल नॉन इकोनॉमिक है। डी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट लाइफ, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है? किसी की आप मदद कर रहे हैं, किसी की हेल्प करके आए, जरूरी नहीं है, प्रॉफिट के लिए तो आप करते नहीं है, पैसे के लिए, ये जरूरी है। तो गलत जो है वो ये चीज लिखा गया था कि जरूरी नहीं है कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये गलत है डी। 61 का 62 नेशनल वाटर मिशन किससे रिलेटेड है? नेशनल वाटर मिशन किस चीज से रिलेटेड है? 62 का ए इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। 63 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कंपनी, विच ऑफ द क्या है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन प्लांट इंडस्ट्री, एशियन पेंट कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? तो एशियन पेंट आपका जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था 42, ठीक है। 63 का बी। 64 मार्क इनकरेक्ट एज ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, गलत कौन सा? इनकरेजिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द वर्ल्ड इनटू इकोनॉमिक ग्लोबल विलेज, अच्छा, इट पेयर्स द वे फॉर हायर फैक्टर मोबिलिटी, ड्राइव क्या, ड्राइंग कंट्री आउट ऑफ दियर इंसुलेशन, तो इसमें कौन सी जो है वो गलत था? तो 64 का जो होगा वो होगा ए कि रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल थोड़े होता है, ग्लोबलाइजेशन में रीजनल नहीं, वो तो इंटरनेशनल होता है ना, रीजनल की बात किया, रीजन यानी कि सेम कंट्री में थोड़ा था, ग्लोबलाइजेशन में तो अदर कंट्री आती है। 64 का ए। 65 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का फंक्शन नहीं है, तो 65 का क्या हो जाएगा? सी, लोन जो है एडवांस में बिजनेस हाउसेस को ये नहीं देती है, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है, मोनोपोली ऑफ नोटिस, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, लेकिन एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस ये इसका काम नहीं है, तो क्या हो गया? 65 का सी। 66 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? आर्बिट्रेज इज सिमुल्टेनियसली परचेज एंड सेल, बिल्कुल ये तो सही है। करंट एसेट्स आर दोज व्हिच कैन बी टर्न्ड इनटू कैश विद इन अ ईयर, अच्छा ये भी सही। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, अच्छा। ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फॉर्म, कौन सा इसमें जो है वो गलत है? तो 66 का जो होगा वो होगा डी कि ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ फॉर्म, ऑप्टिमम नहीं होता, ये तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता ही नहीं है, ये तो दोनों जीरो होते हैं, ऑप्टिमम यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो नहीं, वो गलत है, डी जो है वो गलत था। 67 कर्ता इन जॉइंट फैमिली हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है उसके पास, कर्ता के पास, 67 का बी। 67 का बी।
68 में इन्वायरमेंटल एनालिसिस हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करता है, तो 68 का जो होगा वो हो जाएगा डी, सब कुछ में। प्रोवाइडिंग इनपुट स्ट्रेटेजिक डिसीजन में भी, थ्रेट्स को भी थोड़ा सा हेल्प करता है उससे एडवांटेज लेने में, और अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने में हेल्प करता है, तो ये सारी इन्वायरमेंटल एनालिसिस से ही होती है। 69 का क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, वॉलमार्ट फॉरेन कंपनी, लेस्ने एचपी, लेकिन रेडीज लेबोरेटरी लिमिटेड जो है वो हमारा फॉरेन नहीं है, हमारा खुद का है। 69 का ए। चलिए 70, प्राइवेटाइजेशन में नॉट बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस चीज में प्राइवेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट में आता है, डिसइन्वेस्टमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी, डेजिकेशन कहाँ से आ गया भाई ये वर्ड, सी, 70 का सी। अब 71 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेबी, सेबी का फंक्शन कौन सा नहीं है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, फिजिकल नहीं है, 61 का सी। 71 का सी। एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म, बी। 72 का जो है वो होगा बी। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल है, इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर, प्रॉफिट टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नहीं आएगा इसमें। 73 का डी, इसमें प्रॉफिट सेल्स ये सब आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आएगा, ठीक है। तो 73 का डी। 74 इन द पेस्ट, PEST, पेस्टल में पेस्ट की बात कर रहा है, फ्रेमवर्क, ई किस चीज के लिए जो है वो जाना जाता है, यानी ई का फुल फॉर्म क्या होता है पेस्टल में, PEST। ई का फुल फॉर्म जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिक होता है, ठीक है। ई से, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, हो गया। वैसे टी भी पूछ सकता है कि इन द पेस्टल टी स्टैंड्स फॉर, तो आपको सब कुछ लिखना है, टेक्नोलॉजिकल, ओके। 75 देखिए, 74 का भी। 75 मिशन ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड इज, भारती एयरटेल लिमिटेड का फीचर क्या है, चैप्टर 3 से है, तो 75 का हो जाएगा ए, हंगर टू विन कंज्यूमर्स फॉर लाइफ। अब आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हैं कि एयरटेल जो है अभी बिल्कुल भूखा है कि जल्द जल्द नेटवर्क ये सब प्रोवाइड करो, तो हंगर है टू विन कंज्यूमर कस्टमर्स फॉर लाइफ, एयरटेल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। आगे 76 का। 76 जो है वो बोल रहा है कि व्हेन पॉलिसीज आर मींट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, इट कैन बी इन द एरिया ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जस्टिस फॉर वुमेन, ETC। ये कैसा है पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी है जो ये कहता है कि जो पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, जिसमें BPL ये सब जो आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, जस्टिस, ये कौन सा पॉलिसी जो है उनको सपोर्टिव है, कौन सा मतलब इसके अंतर्गत आना चाहिए, कौन सी पॉलिसी है, तो 76 का जो है वो आनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक सेगमेंट में डिवाइडेड है तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हमें। 76 का बी। आगे आइए 77 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेट कौन सा है, सेबी, IRDA, RBI, नाबार्ड, अब बताइए। तो 77 का जो होना चाहिए आंसर वो है सी, RBI, प्राइवेटली ओन्ड है, विच वाज ओरिजिनली RBI जो था वो प्राइवेटली ओन्ड था। रिस्क इज प्रोबेबल चांस दैट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी, कैसा होगा इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न, रिस्क इज प्रोबेबल, कभी कभी ही होता है, जो इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट डालता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है रिस्क, तो रिस्क जो है वो क्या कर देगा, 78 का क्या होगा बी, रिस्क इज प्रोबेबल दैट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स विल बी लो, रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, रिस्क होगा तो कम ही होगा ना, ठीक है, रिस्क तो हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट में चाहे जिस चीज में, लेकिन रिस्क का चांस क्या होता है, रिस्क से होता क्या है, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो थोड़ा सा डाउन जाता है, 78 का जो है वो बी। 79 फाइंड आउट द इनकरेक्ट, गलत कौन सा है, सोल प्रोप्राइटर इज बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है भाई, LLP may be constituted incorporated, okay, achieve a business may be formed by group of people who do not belong to family, अच्छा ये तो गलत है ना भाई, फैमिली से नहीं बिलोंग करो फिर भी बना दोगे, अच्छा हिंदू इंक्लूड्स बुद्ध, जैन, सिख, पारसीस, तो 79 का जो है वो आंसर होना चाहिए सी, कि अचीव में फैमिली मेंबर की जो लिखा की जरूरत नहीं होती है वो जरूरत होती है। 80 गलत बताएं, कौन सा गलत है, कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस फर्म के बारे में, बिल्कुल ये तो सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, भाई अनलिमिटेड होता है, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, सही है, डीड में भी रजिस्टर्ड, तो गलत क्या था,
गलत था बी, 80 का बी। आगे 81। अब सही बताइए, टाटा सन्स इज ए होल्डिंग कंपनी, क्या टाटा सन्स जो है वो होल्डिंग कंपनी है? हाँ है। इन्फोसाइज, विप्रो एंड टीसीएस आर आईटी कंपनी, हाँ ये भी सही बात है। आगे 81 का सी क्या है? इसमें बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, माइंट्रा आर ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज, हाँ ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। डी, सारे जो है वो सही थे, करेक्ट ही पूछ रहा था ना। हाँ, मार्क द करेक्ट, तो सारी जो बातें लिखी गई है वो सारी करेक्ट है, 81 का डी। चलिए 82, फाइंड आउट द करेक्ट, इसमें भी करेक्ट ही पूछा है। फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एफआईआई जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जो है इज मोर प्रिफरेबल टू एफडीआई, क्या ये सही है? 82 का तो स्टेटमेंट जो है वो सही है, बिल्कुल सही बात लिखा है। सबसे ज़्यादा एफआईआई को हम प्रीफर करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट। अच्छा, इन इंडिया परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर एंड एफडीआई इज यूजुअली डन टू रीप शॉर्ट टर्म गेन्स। तो 82 का क्या आंसर होनी चाहिए? 82 का होना चाहिए सी। ये जो है लिखा है कि इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स, ये जो है वो करेक्ट है। क्यों? यूनिफॉर्म नहीं होता है हर जगह पे, और ये सारी जो बातें हैं वो क्या है? गलत है। एफआईआई इज मोर प्रिफरेबल टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ जो है वो गलत है। एफडीआई का जो है वो स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट है, जी नहीं। और एफडीआई यूजुअली डन टू रिप शॉर्ट टर्म गेन के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें स्टेटमेंट सही कौन सा था कि परमिशन जो एफडीआई को दिया जाता है तो सारे जगहों पे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, ये सही था। 83 में आइए, which of the following institution has portfolio of natural resource management programs involving diverse fields like watershed development, tribal development, etc, दो डेडिकेटेड फंड सेटअप फॉर द पर्पस? कौन सी इंस्टीट्यूशन ऐसा करती है? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब डाइवर्सिफिकेशन, तो ये सब किसके अंतर्गत? सेबी, आरबीआई, एसबीआई या नाबार्ड? तो 83 का जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब प्रोग्राम, डाइवर्सिफिकेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सब में वो जो है लोकल लेवल पे वो काम करती है, एग्रीकल्चरल पे और रूरल एरिया में। तो 83 का जो है वो डी। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 4 पीस? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में कौन सा नहीं आता? प्रोसीजर, 84 का डी। 85, अ पार्टनरशिप में नॉट बी फॉर्म टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या सोशल इंटरप्राइज। सोशल कामों के लिए थोड़े पार्टनरशिप बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। 85 का डी। 86, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस एंड पावर। डी, चारों होगा। रिलेशनशिप जो है वो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, तो 86 का जो है वो है डी। 87 में आइए, क्या है? ल्यूका मैस्ट्री इज द सीएफओ ऑफ ईच ऑफ द कंपनी, ये तो एप्पल का है, ल्यूका मैस्ट्री। आप कहेंगे कि एप्पल, इसको याद कैसे रखें? लू, एल आ रहा है, एप्पल में भी एल आ रहा है, तो आपको नेस्ले में भी एल आ रहा है, भाई फोन की बात हो रही है। ल्यूका मैस्ट्री इज द सीएफओ ऑफ एप्पल। 87 का सी। 88 में आइए, द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रखती है, और प्राइवेट इंटरप्राइज जो है वो मैनेज करती है फुली और पार्टली। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? डेलीगेशन। क्यों? पावर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप की है, बाकी सब कुछ डेलीगेट कर दिए। तो 88 का क्या हो जाएगा? सी। 89 में ये, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हेड ऑफिस मुंबई है, इसका भी मुंबई ही है। 89 का ए। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो हैं उनका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। 89 का ए। व्हाट इज बुल मार्केट? बुल मार्केट कहाँ? जहाँ पे जो प्राइसेज है वो बढ़ने की चांसेस होती है, ठीक है। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा ए, मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। एचयूएफ कैन नॉट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर्स का नहीं कंप्राइज? मुस्लिम को नहीं कर सकती, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। 91 का डी। 92, पेस्टल एनालिसिस यूज टू डिस्क्राइब फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग माइक्रो मैक्रो, दोनों के लिए या किसी एक के लिए पेस्टल। तो पेस्टल जो है वो सिर्फ माक्रो को ही डिटरमाइन करता है, ए में माक्रो। इंडियन एलपीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द कॉर्पोरेशन? किसका जो है वो प्रोडक्ट है इंडियन एलपीजी? तो इंडियन एलपीजी जो है वो प्रोडक्ट है आपका आईओसीएल का। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को हम कम कर दे रहे हैं। क्यों कम करेंगे भाई? उसको कम करेंगे ताकि फॉरेन वाले यहाँ पे आराम से आए,
तो ग्लोबलाइजेशन हो गया। 95 द आरबीआई हैज बीन वेस्टेड विद एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर, किसके अंडर में होता है, किस एक्ट के अंदर में आरबीआई जो है एक्सटेंसिव पावर दिया गया इसको टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो 95 का जो है वो आंसर होगा सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है और आरबीआई एक्ट में। 96 इट इज द स्ट्रेटजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज कर दे, ये तो हेज होता है, रिस्क को मिनिमाइज कर देता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, ठीक है, ताकि हमारा जो आउटकम है वो ज्यादा हो जाए। तो 96 का क्या हो जाएगा सी। 97 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग का कौन सा जो निम्नलिखित में से वो पार्ट नहीं है। तो 97 का देखिए, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, हाँ ये तो पार्ट है, नॉट पूछ रहा है, इवेंट ट्रेंड इशूज, ये चारों चीजें अराइज होती है एक्सपेक्टेशन, इट इज डन बाय गवर्नमेंट, क्या इन्वायरमेंट स्कैनिंग डन बाय गवर्नमेंट, ये गलत है, तो सी जो है 97 का वो गलत है, सीधा बात खत्म। 98 आइडेंटिफाई द सेक्टर एफडीआई इज नॉट परमिटेड, ओहो हो, तो नॉट परमिटेड किस में, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल या एटॉमिक एनर्जी, तो 98 का जो है हो जाएगा डी, एटॉमिक एनर्जी में अलाउ नहीं है। सेबी में कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई से, सेबी जो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, तो मेंबर जो है वो होते हैं आपका एक ही होता है जो आरबीआई से चुना जाता है, ठीक है। 1900 में देखिए, अ पोर्शन of the after tax profit paid to the owners of a business as a return on their investment is, क्या है, डिविडेंड है, एक्सपेंस है और क्या है, एक्सपेंडिचर है या डिफर्ड इनकम। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो दिया जा रहा है ओनर को, तो उसे क्या कहेंगे, तो 100 का ए डिविडेंड कहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है वो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो 36 मिनट में हमने पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए, ये MTP 2 था, और अगला जो है उसमें लॉ का भी देखेंगे, अकाउंट का भी देखेंगे, दोनों MTP 2 का, ठीक है।